हम देखते हैं ग्रेट पिकार्ड थ्योरम। पहले इसके स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ बी एनालिटिक फंक्शन दैट हैज़ एन एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू z0। हम क्या बोल रहे हैं कि f जो है एक एनालिटिक फंक्शन है और जो एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है एट z इक्वल टू z0 पर। अब यहाँ पे फंक्शन क्या बोल रहा है, z बराबर z0 पर एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है। तो सिंगुलरिटी क्या होता है थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ, फिर हम आगे स्टेटमेंट देखते हैं। मान लीजिए हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन और बोल रहे हैं कि ये फंक्शन जो है सिंगुलर है। तो कैसे पता चलेगा, मान लीजिए मैं फंक्शन को डिफाइन कर देती हूँ 1/z-2। अब अगर मैं z की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगी तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/0, मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, z बराबर 2 पे ये जो एनालिटिक फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, z बराबर 2 पे वो सिंगुलर होगा, मतलब एफ जेड जो है वो सिंगुलर फंक्शन है। तो z बराबर 2 क्या है, इसका सिंगुलर पॉइंट हुआ। अब वैसे ही सिंगुलरिटी अलग अलग टाइप की होती है, आइसोलेटेड होती है, रिमूवेबल होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, पोल होता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या देना है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो जैसे हम रिमूवेबल देखते रहे तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी में क्या होता है, ऐसा सिंगुलर पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू जो होती है फाइनाइट होती है और एग्जिस्ट होती है, तो उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, फंक्शनल जो है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी को रखता है। अब उसी प्रकार हम देखते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो एसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं होती, ना फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट होती है और न ही फाइनाइट आती है, फिर भी हम उस पॉइंट को उस फंक्शन में कंसीडर करते ही हैं। तो इसलिए क्या कहलाएगा, वो जो पॉइंट है वो एसेंशियल पॉइंट कहलाएगा। इस वो पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है एसेंशियल सिंगुलरिटी को रखेगा। तो वैसे ही हमको यहाँ पर z बराबर 0 पर हमको क्या दिया हुआ है, z बराबर 0 पे हमको फंक्शन जो एसेंशियल सिंगुलरिटी को रखता है। फिर आगे देखते हैं, देन इन ईच नेबरहुड ऑफ z0। तो हम देखते हैं z0 के जितने भी नेबरहुड हैं, f एज्यूम ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, f वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रखता है विथ वन पॉसिबल एक्सेप्शन, जिसमें से कि एक जो है वो एक्सेप्शन है n इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, n इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम, मतलब जो पॉइंट एक्सेप्शन पॉइंट है वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हमको बार बार वो पॉइंट मिल रहा है। मतलब f जितने भी नेबरहुड है उसमें क्या करता है, f जो है एज्यूम कॉम्प्लेक्स नंबर, f जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रखता है विथ वन एक्सेप्शन पॉइंट, उसमें से एक पॉइंट जो है अपवाद है और वो पॉइंट हमको कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब हमको n बार इनफाइनाइट नंबर टाइम्स वही पॉइंट हमको मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं, या हम ले सकते हैं स्टेट एंड प्रूफ ग्रेट पिकार्ड थ्योरम। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको स्टेटमेंट में दिया ही हुआ था f हैज द एसेंशियल सिंगुलरिटी, तो अब हमको z बराबर z0 पे दिया था, तो हम यहाँ पे बिना किसी नुकसान के मान लेते हैं कि वी में एज्यूम दैट सपोज f हैज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z बराबर z0। तो हम क्या मान लिए यहाँ, z बराबर 0 पर फंक्शन जो है एसेंशियल सिंगुलरिटी को रखता है। टू अफेक्ट दिस वी में कंसीडर, तो हम अब इसके आगे लेते हैं f ऑफ z प्लस z0 इज नेसेसरी। अब हम यहाँ पे हमको एक आवश्यकता होगी f बराबर f z प्लस z0 की, जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव, तो हम ले लेते हैं देयर इज एन आर, एक कैपिटल आर ले लिए जो 0 से बड़ा है, सच दैट, हम किस प्रकार से ले रहे हैं, सच दैट देयर आर टू नंबर्स, हम दो नंबर ले लिए, नॉट इन, कहाँ पे दोनों नंबर नहीं है, हम कैसे ले रहे हैं, एफ ऑफ जेड सच दैट 0 लेस देन मॉड जेड लेस देन कैपिटल आर। मतलब ये जो फंक्शन डिफाइन किए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दो पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो वी विल ऑब्टेन अ कंट्राडिक्शन। तो हम यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन को प्राप्त करेंगे। तो अब हम इसी में आगे लेते हैं, अगर हम ले लें इफ f ऑफ z नॉट इक्वल टू a एंड f ऑफ z नॉट इक्वल टू b, मान लिए कि f z जो है a के बराबर नहीं है और f z जो है b के बराबर नहीं है फॉर ऑल z कहाँ पर है, सच z 0 और r के बीच में, 0 लेस देन मॉड z लेस देन r, देन द फंक्शन। तो हम एक कैपिटल f फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं कि कैपिटल f z इक्वल टू f ऑफ z माइनस a अपॉन b माइनस a। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एफ जेड ओमिट्स द वैल्यू 0 एंड 1। जो एफ जेड फंक्शन है वो 0 और 1 वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं है, 0 और 1 वैल्यू को फंक्शन नहीं रखता है। सो वी में एज्यूम दैट, तो अब जब 0 और 1 को नहीं रख रहा है तो हम ये इससे ले लेते हैं, तो हम मान सकते हैं कि एफ जेड जो है वो न तो 0 के बराबर होगा और एफ जेड जो है न ही 1 के बराबर होगा, और मॉड जेड कहाँ होगा, 0 और आर के बीच में।
जीरो लेस देन मॉड जेड लेस देन आर। हम यहाँ पे पहले ही एफ जेड को डिफाइन कर चुके हैं। पहले हम यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि पहले लिखे थे एफ जेड नॉट इक्वल टू एफ जेड नॉट इक्वल टू बी, तो कैपिटल एफ जेड डिफाइन किए और मान रहे हैं कि कैपिटल एफ जेड जो है 0 और 1 को नहीं रखता है। तो इससे क्या पता चला कि जो एफ जेड है न तो 0 के बराबर होगा, एफ जेड जो है वो न ही ए के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे एक रीजन जी उसको डिफाइन कर रहे हैं। किस प्रकार से ले रहे हैं कि एक बॉल ले लिए जिसका सेंटर ओ और रेडियस आर है, और क्या कर रहे हैं उस बॉल में से जितने भी जीरो सेट हैं उसको नेग्लेक्ट कर दिए, बी ओ आर माइनस सेट जीरो। तो जो जी आ रहा है तो उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उस पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन एफ एन सच दैट जी से सी में कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एफ एन जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड बाई एन। हम ये फंक्शन डिफाइन कर लिए और हम यहाँ पे जी को ऐसे डिफाइन कर चुके थे। देन इच एफ एन इज एनालिटिक इन जी, तो हम तो पहले ही एफ को क्या बोल रहे थे, एनालिटिक है। तो मान लिए कि जो एफ एन है, ये जो एफ एन है वो भी क्या होगा, एनालिटिक होगा जी में। सिंस f इज एनालिटिक तो ये f भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक, एंड सो नो एफ एन एज्यूम द वैल्यू 0 और 1, क्योंकि हम डेफिनेशन में अभी पीछे देखें कि फंक्शन जो है 0 और 1 वैल्यू को नहीं रखता है, मतलब एफ एन जो होगा वो 0 और 1 वैल्यू को नहीं रखेगा। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं नाउ मोंटेल-कैथार्डी थ्योरम, हम इसको अप्लाई करते हैं। मोंटेल-कैथार्डी थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि लेट एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन अ रीजन जी दैट डू नॉट एज्यूम द वैल्यूज ऑफ 0 and 1, देन एफ इज द नॉर्मल इन सी इन्फिनिटी। मतलब एफ जो है अगर वो फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन की, जितने भी एनालिटिक फंक्शन उनकी फैमिली है किसमें, रीजन जी में, और वो 0 और 1 दो वैल्यू को नहीं रखता है, तो एफ क्या होगा, सी पे नॉर्मल होगा। तो उसी थ्योरम का हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, लेट एक एफ एन के रेंजिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये जो है एफ एन का एक सब सीक्वेंस ले लिए, एफ एन के रेंजिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी विद द सब सीक्वेंस ऑफ एफ एन एन रेंजिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, सच दैट किस प्रकार से ले रहे हैं कि मान रहा है कि एफ एन के टेंस टू 5 की ओर टेंड हो रहा है, ऑन कहाँ पे, बी ओ आर बाई 2। हम यहाँ पर जो बॉल है उसको ओ और आर पे डिफाइन किए, तो हम उसी को क्या ले लिए यहाँ पे r बाई 2, और इसको हम ले रहे हैं सच दैट जेड भी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 बाई 2, वेयर फाई इज द आइदर एनालिटिक इन जी और फाई इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम बताएंगे या तो फाई जो होगा वो एनालिटिक होगा जी में, या फाई जो होगा इन्फिनिटी होगा। ये दो कंडीशन हम देख के चलते हैं। अब अगर हम पहले ले लेते हैं कि फाई, हम मान लेते हैं कि फाई एनालिटिक है, तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो हम मान लिए फाई क्या एनालिटिक है, जब फाई एनालिटिक है तो हम एक एम डिफाइन करते हैं, एम इक्वल टू क्या ले लीजिए, मैक्सिमा ऑफ फाई जेड। ये जेड फंक्शन है, उस पर फाई को डिफाइन किए, तो वो उसका जितने भी फंक्शन है उसका मैक्सिमा ऑफ फाई जेड, जहाँ पे जेड कहाँ है, इक्वल है 1/2 आर के। तो हम यहाँ पे एम ले लिए। देन फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू एम ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट म्यू बिलोंग एन सच दैट फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू वी हैव। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉड एफ ऑफ जेड बाई एन के माइनस मॉड एफ एन मॉड एफ जेड बाई एन के इक्वल मॉड एफ एन के जेड। ये कहाँ से आया, हम तो यहाँ पे डिफाइन किए थे ना कि एफ एन जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड बाई एन, तो हम इसको सब सीक्वेंस के लिए ले रहे हैं, तो हम इसको मॉड में ले लिए, मॉड एफ जेड अपॉन एन के इक्वल टू मॉड एफ एन के जेड। अब हम क्या करते हैं, इसको ले रहे हैं, देखो इसमें हम लोग इनइक्वालिटी लगा दिए, तो एफ एन के माइनस 5z प्लस 5z, और ये जो है ये क्या होगा, सुप्रीमम होगा। किसका सुप्रीमम, हम जो बॉल z ले रहे थे, z कहाँ था 0r/2 में, और ये जो होगा वो मैक्सिमा होगा किस पर, मैक्सिमा z इक्वल टू 1/2 पे, और हम दोनों को m मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया m प्लस m, ये 2m आ गया। मतलब हमारे पास आया है कि मॉड एफ z अपॉन एन के लेस देन इक्वल टू 2m फॉर। अब ये हम यहाँ पर n के को क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कि बहुत ही बड़ा है। जब n बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो हम इसको कहाँ पे लिख रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 2m फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन के एंड मॉड z इक्वल टू 1/2r। हम ये पहले से लेकर चल रहे थे, तो जब हम मान लेते हैं कि जो एन के बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पे 1 यूज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा मॉड एफ जेड, हम इसको 1 के बराबर मान लेंगे। जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू 2m, किसके लिए लिए हम इसको, फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन के, क्योंकि हम इसको बहुत बड़ा ले रहे हैं। और कहाँ पे, जब ये एन के को हम एन के को बड़ा ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा r/2
एन के। अब हम इसमें लेते हैं नाउ मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। तो क्या बोलता है मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल? लेट fz be analytic within and on a simply closed contour C, then the maximum value of fz occurs on C, not inside C। जो fz की मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे आती है? C में आती है, ऑन C के ऊपर आती है, नॉट इनसाइड C अनलेस fz इज कांस्टेंट। नहीं तो fz क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट होता। और मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल को लगाने पे हमको क्या मिला? एफ जो है यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन कॉन्सेंट्रिक एनवलाई अबाउट z इक्वल टू 0। मतलब z बराबर 0 एक सेंटर के रेस्पेक्ट में बहुत सारे सर्किल ले लिए और इट फॉलोज दैट f इज बाउंडेड बाय 2m। और f जो है वो 2m से बाउंडेड होता है ऑन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0 पे क्या होता है? बाउंडेड। और दिस शोज दैट, और इससे क्या मिलता है? z इक्वल टू 0 मस्ट बी अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और z इक्वल टू 0 क्या था? एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी मिलता है। और जैसे ही ये मिलता है इसका मतलब क्या हुआ? फाई कैन नॉट बी एनालिटिक। फाई जो है एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन हम तो यहाँ फाई को एनालिटिक लेकर चल रहे थे। तो जब फाई एनालिटिक नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? हम इसकी दूसरी कंडीशन लेंगे। तो दूसरी कंडीशन में हमको क्या बताना था? फाई इक्विवेलेंट टू फाई, फाई इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो फर्दर वी सी दैट अगर मान लिए फाई जो है इक्विवेलेंट है इन्फिनिटी के, देन एफ मस्ट हैव ए पोल। तो इसका मतलब हुआ जो एफ जो है वो z इक्वल टू 0 पे एक पोल को रखता है। हेंस वी कंक्लूड दैट देयर इज मोस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर देयर नेवर एज्यूम टू बी 0, never assumed by f। तो इससे मिला वी कंक्लूड दैट देयर इज एट मोस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज नेवर assumed by f। However, अगर हम आगे देखते हैं, if there is a complex number w which is assumed only a finite number of times, then by taking a sufficiently small disk, we again arrive a punctual disk in which f is failed to assume two values। और f जो 2 वैल्यूज को नहीं रखेगा। और यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू।